Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Ziraj Online Academy. I hope all of you are in good health. आज हमारा जो टॉपिक है जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब ये ऐसा टॉपिक है जो आपको जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है और डिफरेंट इंटरव्यूज़ में स्पेशली कि आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि हमने कैसे अपने आप को ओरली प्रेजेंट करना है या हमने एक ओरल प्रेजेंटेशन जो देनी होती है कैसे देनी होती है। फॉर एग्जांपल आपसे इंट्रोडक्शन पूछते हैं इंटरव्यूअर या कोई भी इस तरह की चीज़ पूछते हैं तो आपको इस काबिल होना चाहिए। दीज स्किल्स वुड रियली हेल्प यू इन मास्टरिंग द आर्ट ऑफ गिविंग अ ग्रेट इंटरव्यू। ठीक है, और आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हैं अगर आप इन स्किल्स को जानते हैं और आपको पता है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मुझे गौर करना चाहिए और जिनको मुझे मास्टर करना चाहिए ताकि मैं एक अच्छा कैंडिडेट बन सकूं किसी भी जॉब के लिए या एक अच्छा प्रेजेंटर बन सकूं स्पेशली। ठीक है, अगर आप प्रेजेंटर अच्छे बन जाते हैं तो ये सारी बातें जो है ये फिर उसके साथ जुड़ जाती हैं और आपको कहीं पे भी फ़ायदा देती हैं, हर जगह फ़ायदा देती हैं। ठीक है, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, चाहे वो वैसे प्रेजेंटेशन हो, क्लास में हो प्रेजेंटेशन या कहीं पे भी प्रेजेंटेशन आपने देनी होती है। बिजनेस प्रेजेंटेशंस होती हैं हर जगह, जॉब अगर आप कहीं पे कर रहे हैं वहाँ पे प्रेजेंटेशंस होती हैं। ठीक है, कि आपके जो है वो प्रोग्रेस क्या चल रही है। तो ये सारी चीज़ें ओरल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है और इसकी बहुत ही ज़्यादा जो है डिमांड भी है और इसका काम भी बहुत ज़्यादा, इसके फंक्शंस भी बहुत सारे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन जहाँ पे जो फोकस होगा ज़्यादा वो होगा कि आपने कैसे क्लास में, चूँकि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने कैसे क्लास में जो प्रेजेंटेशंस आपको दी जाती हैं उनको कैसे कंडक्ट करना है या कैसे उनको प्रेजेंट करना है ओरली, जो भी आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, A presentation is a means of communication which can be adapted to various speaking situations such as talking to a group, addressing a meeting or briefing a team. So एक presentation जो है वो एक means of communication है। ठीक है जी, अब means का यहाँ क्या मतलब है, ज़राए या ज़रिया। ठीक है, और ज़रिया है कम्युनिकेशन का कि जो अडेप्ट किया जा सकता है वेरियस स्पीकिंग सिचुएशंस में। मतलब कि डिफरेंट जो स्पीकिंग सिचुएशंस हैं, डिफरेंट जो ऐसे वाक़यात होते हैं या ऐसे जो है वो ओकेजन्स होते हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, कि जिनमें हमें बोलना होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अडेप्टेशन का क्या मतलब है, एडजस्टमेंट, कि उसके हिसाब से आप एडजस्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। ये अडॉप्ट नहीं है, इसको प्लीज़ उसके साथ अपनी कंफ्यूज नहीं करना। ये अडेप्ट है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना। तो प्रेजेंटेशन जो है वो एक ज़रिया है कम्युनिकेशन का कि जिसको अडेप्ट किया जा सकता है वेरियस या डिफरेंट स्पीकिंग सिचुएशंस में, सच एज टॉकिंग टू अ ग्रुप। और इसको ग्रुप पढ़ना है आपने, ये मैं साथ आपको जैसा कि पहले वीडियोस में कहता रहा हूँ कि मैं साथ प्रोनाउंसिएशन पे भी आपके काम करूँगा। आपको ये बताऊँगा कि प्रोनाउंसिएशन कौन सी जो है वो करेक्ट है या मोस्ट नियरेस्ट टू द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, तो वो आपको बताऊँगा। और आपने ये लाजमी जो है ज़रूर आपने कंफर्म भी करना है। ठीक है, गूगल पे सर्च करके एड्रेसिंग अ मीटिंग और ब्रीफिंग अ टीम। तो ये फिर इसकी डिफरेंट स्पीकिंग सिचुएशंस आपको गिवन है कि एक है कि टॉकिंग टू अ ग्रुप। फॉर एग्जांपल क्लास में जिस तरह आप बात कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सामने बैठे होते हैं या फेलोज सामने बैठे होते हैं अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी क्लास में। एड्रेसिंग अ मीटिंग, आप एक मीटिंग में जो है उसको कंडक्ट कर रहे हैं और उससे बातचीत करें, उससे खिताब करें। और ब्रीफिंग अ टीम, या एक टीम को जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं किसी भी काम के बारे में। तो देखें कि ये प्रेजेंटेशन के डिफरेंट कुछ ही जितने सारे इसके फंक्शंस हैं या डिफरेंट सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये प्रेजेंटेशन और स्पेशली ओरल प्रेजेंटेशन काम आती है, तो उनमें से कुछ ही ये वाले यहाँ पे जो है मेंशन्ड है। A presentation concerns getting a message across to the listeners and may often contain a persuasive element. अब प्रेजेंटेशन जो है उसका मकसद क्या होता है, एक मैसेज आप जो है वो सामने सुनने वालों के, सामीन जो होते हैं, सुनने वाले लिसनर्स, उन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, चूँकि ओरल प्रेजेंटेशन है तो ज़ाहिर आप बोलेंगे और वो सुनेंगे। अगर रिटन प्रेजेंटेशन की बात होती तो उसमें आप लिख रहे होते और आप लिखने को सीख रहे होते और फिर वो जो देखने वाले हैं वो क्या होते, रीडर्स होते। तो यहाँ पे हमारी जो ऑडियंस होगी वो क्या होगी, लिसनर्स होंगे। ठीक है, मे ऑफ्टन कंटेन अ परसुएसिव एलिमेंट। परसुएसिव का मतलब है जी कन्विंसिंग, मतलब कि आपकी जो स्पीकिंग है, आपकी जो स्पीकिंग स्किल है, प्रेजेंटेशन है, ओरल प्रेजेंटेशन है, उसमें एक परसुएसिव एलिमेंट होता है और होना चाहिए। ठीक है, और अक्सर उसमें जो है ये
पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव वर्क ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जी, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन है या आप वहाँ पे काम भी करते हैं, तो तब भी अगर आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी प्रोग्रेस के बारे में, या पॉजिटिव वर्क जो आपने किया है या आपकी टीम ने किया है, तो आप उसके बारे में जब बोलते हैं, बात करते हैं, तो उसमें कन्विंसिंग एलिमेंट या परसुएसिव एलिमेंट होता है कि जिसके ज़रिए सुनने वाले आपकी बात मानते हैं, उसके कायल होते हैं और उनको आपने मनाना होता है बेसिकली। व्हाट यू कुड ऑफर एन एम्प्लॉयर। जी, आप जब जाते हैं इंटरव्यू में तो वहाँ पे वो पूछता है वाई यू, आपको क्यों सिलेक्ट करूँ, बाकी इतने सारे लोग हैं, आपसे अच्छी क्वालिफिकेशन भी कुछ के पास है, कुछ का एक्सपीरियंस भी आपसे ज़्यादा है इस जॉब से रिलेटेड, तो आपको क्यों रखूँ। तो कुछ चीज़ें जो है ना ख़ास इंटरव्यू में वो देखते हैं आपकी, मतलब उससे हट के क्वालिफिकेशन से, टेस्ट से। आपने देखा होगा काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हम किसी के साथ जाते हैं और वो हमसे लेस क्वालिफाइड भी होता है, लेस एक्सपीरियंस्ड भी होता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा होता है, ओरल प्रेजेंटेशन में अच्छा होता है और वो सिलेक्ट हो जाता है। तो असल चीज़ जो होती है ना, ये इंटरव्यू ही होता है और ये इसी वजह से रखा जाता है ताकि आपकी जो बात करने की जो सलाहियत है, कम्युनिकेशन, चूँकि बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे हो जाती हैं, लेकिन जब आपकी कम्युनिकेशन वीक होती है, जब आप बात करने ही आपको नहीं आता या आप अच्छे तरीके से अगले को कन्विंस ही नहीं कर पाते, तो फिर आपको कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम पे नहीं रखता। उसको पता है कि दूसरे दिन इसने मसले क्रिएट करने, इसने इस तरह बात करनी है, इसने ऐसे कहना है, तो वो फिर आपको नहीं रखता, कोई भी नहीं रखना चाहता। तो व्हाट यू कुड ऑफर एन एम्प्लॉयर, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आपको क्यों रखूँ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास अच्छी स्किल होगी ओरल प्रेजेंटेशन की या ओरल स्पीकिंग की, तो आप अच्छे से बयान कर पाएंगे कि मुझे या मेरे में क्या ऐसी चीज़ है कि मुझे आपको रखना चाहिए। तो एम्प्लॉयर होता है जो मुलाजमत आपको देता है, ठीक है, और आप एम्प्लॉई होते हैं, आप जो है वो मुलाजमत पे जा रहे होते हैं या आप मुलाजिम होते हैं, वहाँ पे एक एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं। और वाई यू शुड रिसीव एडिशनल फंडिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। अब ये भी एक तीसरा इसका यूज़ है कि आपको अगर एडिशनल फंडिंग या वैसे भी फंडिंग की ज़रूरत है किसी भी काम के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या वैसे, ठीक है, कि आपकी अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन, आप वहाँ पे फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, तो फिर भी आपको जो है वो मनाने के लिए बेसिकली कि जी मुझे एडिशनल फंडिंग चाहिए, मुझे एडिशनल पैसे चाहिए या वैसे पैसे चाहिए, तो आप जो है वो ये ग्रांट इतनी मुझे दें, तो वो जो है वो आपकी परसुएसिव एलिमेंट अगर नहीं है प्रेजेंटेशन में, ओरल प्रेजेंटेशन में, तो वो आपकी बात के कायल नहीं होंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे और आपको वो फंडिंग नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, ओरल कम्युनिकेशन। जिसने इसको मास्टर कर लिया, अगर हम जनरली बात करें ओरल प्रेजेंटेशन की, ये तो चलें हम ज़्यादा फोकस इसका होगा कि क्लासरूम में मैं उसके साथ आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, लेकिन जनरली अगर हम देखें तो इससे बड़ी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी स्किल है। इससे आपके अखलाक भी शो हो जाते हैं, आपकी बात करने का तरीका क्या है, कितने आप पोलाइट हैं, कितना आप समझते हैं चीज़ों को, ठीक है, कितना आपको अपने एनवायरनमेंट का पता है, अवेयरनेस कितनी है आपके पास कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ या जहाँ पे खड़ा होकर मैं ओरल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अगर इंटरव्यू में बैठा हूँ तो मैं कैसे, मेरे आसपास क्या है, क्या हो रहा है, कौन बैठा हुआ है मेरे सामने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कितनी या किस हद तक आपके जहन में हैं और आप इसको फॉलो करें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बीइंग अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, ठीक है, या ऑफ एनी सिचुएशन दैट यू आर इन। तो ये चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं साथ साथ ये चीज़ें इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि जनरल अंडरस्टैंडिंग भी आपके पास होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एकेडमिक उसमें एस्पेक्ट में आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ की, ठीक है। अब ये कोट है जी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो हैं एक बहुत ही माने हुए वो हैं, लिटरेचर में इनका बहुत ज़्यादा काम है, लिटरेरी फिगर हैं ये, और इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने बहुत सारे वर्क्स जो है वो कारहाय नुमायाँ सरंजाम दी हैं। बहुत सारे वर्क्स इनके हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में बड़े अहमियत के हामिल हैं और बहुत जाने पहचाने। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन इज़ द इल्यूजन दैट इट हैज़ बिन अकॉम्प्लिश्ड। अब सबसे बड़े जो इल्यूजन, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन के साथ, वो क्या इल्यूजन है? वो इल्यूजन होता है फॉल्स आइडिया, आपका किसी चीज़ के बारे में फॉल्स बिलीफ, गलत ख्याल, ठीक है, या गलत यकीन है उसके बारे में। तो देखें, ये हमारा होता है ना कि काफ़ी सारी चीज़ों को हम और तरह से देखते हैं लेकिन वो होती कुछ और है। तो ये होता है इल्यूजन कि आपको नज़र कुछ हो रहा था। जिस तरह आपने देखा होगा कि मैजिक्स में भी ये बहुत ज़्यादा होती है कि आपको दिखता कुछ है और होता कुछ है, वो ट्रिक होती है बेसिकली, लेकिन लगता है जैसे असल मैजिक है। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन इज़ द इल्यूजन। इल्यूजन होता है नज़र का धोखा। अगर सिंपली मैं आपको कहूँ, दिखने में वो जो है वो और चीज़ लगती है लेकिन होता वो धोखा है। तो क्या है कम्युनिकेशन के साथ इल्यूजन जी? धोखा क्या है इसमें जो हम खा जाते हैं? दैट इट हैज़ बिन अकॉम्प्लिश्ड,
कि कम्युनिकेशन हो गई, बात हो गई, मैसेज पहुंच गया और वो नहीं पहुंचा होता। हम समझते हैं कि जी मैसेज अगले तक पहुंच गया, हमने पहुंचा दिया, हमने बात कर दी, वो समझ गया होगा, लेकिन वो नहीं हुआ होता। तो देखें कि कम्युनिकेशन जो है वो, या मैसेज जो है वो कन्वे होना, इसके लिए ये सारी चीज़ें हम करते हैं कि अच्छे से कन्वे हो, कन्विंसिंगली कन्वे हो, परसुएसिव एलिमेंट उसमें हो। मतलब वो कायल कब होता है अगला बंदा, जब सारी चीज़ों का आप ख्याल रखते हुए कम्युनिकेट करते हैं एक मैसेज को, पूरी एक डायरेक्शन उसको देते हैं, और वो फिर जाके सही जगह पे बैठता है, सही जगह पे जाके जो है वो असर करता है, और उससे वो अगला बात जो है वो आपकी मान लेता है, जो भी सामने ऑडियंस में है या ऑडियंस है। ठीक है, तो ये मैंने एक जनरल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। सम क्वेश्चंस वन शुड आस्क वन सेल्फ बिफोर प्रेजेंटेशन। जी, कुछ क्वेश्चंस जो आपको पूछने चाहिए खुद से जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उससे पहले। हु इज़ माई ऑडियंस, हाउ मच डू दे नो अबाउट माई टॉपिक। अब देखें, हु इज़ योर ऑडियंस, नो योर ऑडियंस, रियलाइज योर ऑडियंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सुनते भी रहते होंगे शायद, कि बहुत इंपॉर्टेंट है सामने वाले का पता होना आपको कि सामने कौन बैठा हुआ है। अब आप अगर सामने जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो और तरह से बात करेंगे, लॉ के बैठे हुए हैं तो और तरह से बात करेंगे, तो ये बेहतर होगा अगर आपको आता है ना, लॉ का भी बैकग्राउंड आपको पता है, मेडिकल भी आपको पता है कि किस तरह काम करती हैं चीज़ें, या जिस सिचुएशन में आप हैं उसमें कैसे काम करती हैं, वो जो ऑडियंस जिस बैकग्राउंड से है उसका अगर आपको नॉलेज है तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपको अपने टॉपिक को अच्छे से समझाने में, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है। तो अगर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप मेडिकल से एग्जांपल्स उनको देंगे अपने टॉपिक को समझाने के लिए, तो वो बेहतर तौर पे उनको समझ भी आएंगे और वो रिलेट भी कर पाएंगे। वो देखेंगे कि हमारे एक्सपीरियंस में, हमारी ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ें इसी तरह हैं, और अगर होंगी तो वो बात आपकी जो है उसके कायल हो जाएंगे और वो बात मान जाएंगे। कन्विंसिंग होगा आपका जो भी प्रेजेंटेशन का तरीका होगा। तो हाउ मच दे नो, हाउ मच डू दे नो अबाउट माई टॉपिक, ये आपने देखना है कि वो मेरे टॉपिक से कितने जो है वो वाकिफ़ हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना कि आप जो भी टॉपिक जिस पे भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में कितना आपकी ऑडियंस को या स्टूडेंट्स या फेलोज़ अगर आपकी क्लासरूम में हैं तो उनको कितना मालूम है। हाउ एम आई गोइंग टू ऑर्गेनाइज माई टॉपिक, इट नीड्स टू टेल अ स्टोरी। अब स्टोरी टेलिंग बाकायदा एक स्किल है जी, और आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ऑर्गेनाइज कैसे करना है अपने जो टॉपिक है उसको, अपने आइडियाज़ को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, पहले क्या चीज़ लानी है, बाद में क्या चीज़ लानी है, आखिर में क्या बात करनी है। तो ये स्टोरी की तरह होना चाहिए, एक कहानी की मानंद होना चाहिए कि वो सुन के जो है वो फ़ौरन से एब्जॉर्ब करें उसको और समझें, और उनको लगे जैसे कहानी है। जिस तरह मूवी देखें 3 घंटे की होती है, 4 घंटे की होती है, 3.5 घंटे की, 2.5 घंटे की, लेकिन हम किस तरह देख के जो है वो फ़ौरन हमारे लिए ख़त्म हो जाती है, लगता ही नहीं है, पता ही नहीं लगता, और वो ख़त्म हो जाती है। तो देखें कि ये स्टोरी होती है उसमें। इसी तरह नावल पढ़ते हैं, पता ही नहीं चलता जी, कोई जो है ड्रामा अगर पढ़ रहे हैं तब भी नहीं पता चलता, देख रहे हैं तब भी नहीं पता चलता। तो ये स्टोरी का कमाल है, स्टोरी टेलिंग, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये बहुत ही नायाब स्किल है स्टोरी टेलिंग भी, और ये भी प्रेजेंटेशन का, देखें ओरल प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। अगर ओरली आपको स्टोरी बतानी आती है, स्टोरी टेलिंग आती है, तो फिर भी आप बहुत सारे बाकी लोगों से बेहतर हैं प्रेजेंटेशन में। ठीक है, व्हाट विजुअल सपोर्ट शैल आई यूज़। जी, पावर पॉइंट, ट्रांसपेरेंसीज, मॉडल्स, ऑब्जेक्ट्स, तो ये सारे जो हैं ये डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, विजुअल स्पोर्ट्स। तो ऑडियो विजुअल्स भी हम कह सकते हैं कि हमने कौन से यूज़ करने हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। तो आप ऑडियो वाले भी सपोर्टिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं और विजुअल भी यूज़ कर सकते हैं, देखने वाले जिन्हें हम कहते हैं। चार्ट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स भी, मॉडल्स, आपको पता है डिफरेंट चीज़ों के मॉडल्स होते हैं। ट्रांसपेरेंसीज भी इसी तरह होती हैं कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आपके, जो भी आप बताना चाह रहे हैं। और पावर पॉइंट का तो आपको पता है, ठीक है, जो हम प्रेजेंटेशन स्पेशली बनाते हैं। तो कौन सी इनमें से यूज़ करनी है, क्या मैं चार्ट्स का इस्तेमाल करूं, क्या मैं जो है वो पावर पॉइंट का इस्तेमाल करूं, ट्रांसपेरेंसीज का इस्तेमाल करूं, मॉडल्स का इस्तेमाल करूं, ऑब्जेक्ट्स का किस चीज़ का इस्तेमाल करूं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मेरे पास सपोर्टिंग मटेरियल क्या है, मेरे पास सपोर्टिंग जो इक्विपमेंट है वो क्या है, जो मेरी प्रेजेंटेशन को मज़ीद क्या करेगी कि उसको बेहतर बनाएगी, एनहांस करेगी। हाउ लॉन्ग शुड माई प्रेजेंटेशन बी, यू विल हैव टाइम लिमिट्स एंड यू नीड टू से एवरीथिंग विद इन दैट लिमिट। और स्पेशली जो टीचर आपसे प्रेजेंटेशन ले रहा होता है क्लास के अंदर, अगर उसकी बात करें, ये जनरली भी बात करें कहीं पे भी, तो लोगों के पास स्पेसिफिक टाइम होता है। जो एक मीटिंग में फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं जी, ब्रीफिंग दे रहे हैं, या कहीं पे भी आप जो है वो क्या कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें एक टाइम होता है स्पेसिफिक। लोगों के पास भी
पूरा दिन नहीं पढ़ा हुआ या इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो आपको सुनते रहें, तो उन्होंने भी अपने बाकी काम करने होते हैं। इस वजह से आपने हमेशा ये ख्याल रखना है, क्लास में तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाता है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर रहें। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी प्रेजेंटेशन कितने टाइम की होगी। अब देखें उसमें क्या चीज़ आपको हेल्प करेगी कि आपको ये सारे ऊपर वाले पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ऑडियंस को होना चाहिए, उनको कितनी ज़रूरत है मेरे जो है वो टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करूँगा तो उनको समझ आ जाएगी। अब देखें अगर उनका बैकग्राउंड ही वही है, उनको पहले ही वो चीज़ें पता हैं कुछ उसमें से जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड, तो आपने सारी चीज़ें नहीं बतानी, बेसिक चीज़ें आपने नहीं बतानी, बल्कि आपने फिर उससे अगले लेवल की उनको बतानी है ताकि उनके लिए वो मुफीद हो, उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो। आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है जो आपने दी है, जो आपने बात की है, उसका फ़ायदा उनको। दूसरा, स्टोरी टेलिंग में पता ही नहीं चलेगा उनको, ठीक है। तो ज़्यादा भी है, अगर घंटा भी है, आधा घंटे की प्रेजेंटेशन भी है, तो वो अपनी टेंशन दे पाएंगे। अच्छा, वट विजुअल सपोर्ट शैल आई यूज़। अब इससे क्या होगा कि इससे आप अपने जो मैसेज है अपनी प्रेजेंटेशन को आसानी से कर पाएंगे। और ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत हेल्प करती है कि आपके टॉपिक की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर आपको याद नहीं भी रहती तो आप वहाँ से देख के और उसको फॉलो करके जो विजुअल एड्स हैं स्पेशली उनको देख के आप बेहतर तौर पे प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स असल में क्या हैं, कनेक्टेड हैं। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन में। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना। मैं हमेशा हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि ये बात करूँ कि आपको अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उस पर या तो एक वीडियो बना दूं या वहीं पे अगर कोई बहुत स्मॉल सा पॉइंट है तो वहीं पे आपको बता दूं उसी कमेंट में। द की एलिमेंट्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं जी? एलिमेंट्स वो अज्जा, वो अनासर होते हैं कि जिनसे एक चीज़ मिल के बनती है, ठीक है। अब की एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स क्या हैं प्रेजेंटेशन के? पहला है प्रेजेंटर। अगर प्रेजेंटर ही नहीं है तो फिर तो प्रेजेंटेशन होगी नहीं ना। प्रेजेंटेशन जो है वो किस से निकलती है या कौन इसको प्रोड्यूस करता है? प्रेजेंटर। द प्रेजेंटर कम्युनिकेट्स विद द ऑडियंस एंड कंट्रोल्स द प्रेजेंटेशन। सारा कुछ जो है वो प्रेजेंटर के पास होता है कि वो किस तरफ ले जाए ऑडियंस का ख्याल, ध्यान, और क्या करे वो कि वो ऑडियंस जो है वो उसको जो है क्या कहते हैं अच्छे से ऑडियंस इंगेज्ड हो और वो उसी को देख रही हो, उसी को सुन रही हो, ठीक है। और सारी अटेंशन ऑडियंस की जो है वो प्रेजेंटर पे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटर। सेकंड जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जी प्रेजेंटेशन में वो है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ आ जाती है कि सिचुएशन क्या है, जगह क्या है, ठीक है। व्हेन एंड वेयर विल यू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन। कब और कहाँ आपने जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन देनी है या आप देने लगे हैं या देने जा रहे हैं। विल इट बी इन अ सेटिंग यू आर फेमिलियर विद। सेटिंग कहते हैं जी जगह को। तो क्या वो एक ऐसी जगह पे होने जा रही है आपकी प्रेजेंटेशन जिससे आप पहले ही वाकिफ़ हैं, जहाँ पे पहले भी आपने कहीं प्रेजेंटेशन दी है या आप वहाँ पे बैठे हैं कहीं या वहाँ पे आपका इंटरेक्शन रहा है, और समवेयर न्यू, या एक नई जगह बिल्कुल कि आपने न्यू एक प्लेस में जाके जी, जिस तरह बिजनेस मीटिंग्स होती हैं पता नहीं होता कि एग्जैक्ट प्लेस क्या है, या पता होता भी है तो हम वहाँ पे गए होते हैं कभी और कभी नहीं गए होते। तो ये हो सकता है कि कभी कभी वो बिल्कुल नहीं होती है सेटिंग जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे होते हैं। विल इट बी विद इन अ फॉर्मल वर्क सेटिंग और अ लेस फॉर्मल सोशल सेटिंग। जी, क्या वो फॉर्मल होगी, इनफॉर्मल होगी? अगर फॉर्मल होगी, कितनी फॉर्मल है? तो उसके हिसाब से आपने फिर देखें ना सारा कुछ, ड्रेस कोड आपका जो है, बाकी जो आपका क्या कहते हैं चाल चलन है, सब कुछ, वो सारी चीज़ें आपके जो इशारे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि फॉर्मल सेटिंग में आपने किस तरह से बिहेव करना है और इनफॉर्मल सेटिंग में, लेस फॉर्मल सेटिंग में, सोशल सेटिंग में आपने किस तरह बिहेव करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट। उसके हिसाब से आप एक ऑडियंस और एक फिर कॉन्टेक्स्ट कि जी सिचुएशन क्या होगी, जगह क्या होगी, एनवायरनमेंट क्या होगी जहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन का जो क्या कहते हैं स्टाइल है वो कौन सा होना चाहिए। विल द प्रेजेंटेशन बी टू अ स्मॉल ग्रुप और अ लार्जर या लार्ज क्राउड। कितने लोग सामने बैठे होंगे? अब देखिए अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं ना तो हो सकता है कि उनके ये क्या कहते हैं इसके ज़्यादा इम्कानात हैं, ये मुमकिन है कि उनके जो एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट्स हैं वो भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो फिर आपको ऐसी टॉपिक्स में ऐसी एग्जांपल्स, ऐसी चीज़ें लानी पड़ेंगी जो उन सब के साथ रिलेटेड हों, वो सब रिलेट कर पाएँ उससे, ठीक है। तो ये चीज़ भी देखनी ज़रूरी होती है कि क्या वो थोड़े लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं। आवाज़ का भी होता है, वॉल्यूम कितना आपने रखना है, थोड़े हैं तो कितना रखना है, ज़्यादा है तो कितना रखना है। एंड आर यू ऑलरेडी फेमिलियर विद द ऑडियंस। और क्या ऑडियंस भी जो है वो आपकी जानी पहचानी है, पहले से आप जानते हैं उसको, आपकी वाकफियत उस ऑडियंस से भी पहले है या नहीं। तो देखें अब क्लासरूम की अगर बात करें तो उसमें आपको ये भी पता होता है व्हेन एंड वेयर
आपने प्रेजेंटेशन कब देनी है, कहाँ देनी है, ये भी आपको पता होता है जी कि वो सेटिंग कौन सी है, जगह कौन सी है, क्लासरूम है, ठीक है, और उसमें आप अक्सर बैठते हैं और आप पढ़ते हैं। विल इट बी इन अ फॉर्मल वर्क सेटिंग, तो फॉर्मल है जी, वहाँ पे आप ज़्यादा मजाक भी नहीं कर सकते क्योंकि टीचर भी सामने बैठे होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, आपकी क्लास फेलोज जो होते हैं वो भी होते हैं, ज़ाहिर है। विल द प्रेजेंटेशन बी टू अ स्मॉल ग्रुप और अ लार्जर क्राउड, तो इसमें स्मॉल ग्रुप होता है, लेकिन अगर हॉल में बिठा के सबके सामने आपको कोई प्रेजेंट करने का कहा जाए तो उसमें ज़्यादा हो जाएंगे लोग, हो सकता है बाहर से भी लोग कहें कि आ जाएं, फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन वगैरह है तो उसमें ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। एंड आर यू रेडी एंड आर यू ऑलरेडी सॉरी फेमिलियर विद ऑडियंस, और क्या आप पहले से ही वाकिफ़ हैं, तो वहाँ पे जो फेलोज़ आपके होते हैं, अगर आप अपनी क्लास में दे रहे हैं या वैसे जनरल कोई स्कूल कॉलेज लेवल पे आपकी प्रेजेंटेशन हो रही है, यूनिवर्सिटी में हो रही है, तो उसमें हो सकता है कि बाकी लोग भी हों, लेकिन यह है कि उनमें से काफ़ी सारों के साथ आपकी वाकफियत होती है जो क्लासरूम के अंदर होते हैं। तो देखेंगे ये कितना इम्पैक्ट डालती है। अगर आपके जो ऑडियंस है वो बिल्कुल न्यू है, पहली दफ़ा आप उनसे मिल रहे हैं, तो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। लेकिन अगर आप जो है वो अपनी क्लासरूम में जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, जिनके साथ रोज़ आप उठते बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, मजाक करते हैं, खाते पीते साथ हैं, ठीक है, घूमने फिरने साथ जाते हैं, तो फिर आपके लिए इतना मसला नहीं होता उनके सामने प्रेजेंट करना। ऑडियंस, ऑडियंस रिसीव्स द प्रेजेंटर्स मैसेज या मैसेजेस, तो मैसेज और आगे जो ब्रैकेट्स में है ये हम कह सकते हैं मैसेज और मैसेजेस, ठीक है, ये दोनों के लिए ये ऑप्शनल होता है बेसिकली कि मैसेज भी हो सकता है या ज़्यादा मैसेजेस भी हो सकते हैं। हाउएवर दिस रिसेप्शन विल बी फिल्टर्ड थ्रू एंड अफेक्टेड बाय सच थिंग्स एज द लिसनर्स ओन एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड पर्सनल सेंस ऑफ वैल्यूज़। तो जो ऑडियंस है वो फिर मैसेज को रिसीव करती है प्रेजेंटर के, लेकिन ये जो रिसेप्शन होती है, ये जो परसेप्शन या रिसेप्शन है, ये जो ऑब्जर्व करना, ये ऑब्जर्व करना, ये प्रेजेंटर की बात को सुनना, समझना, ठीक है, उसका तज्ज़िया करना, एनालाइज करना उसको, ये किसकी बेस पे होता है, ये लिसनर के व्यूज़, उसके बिलीव्स, नॉलेज और पर्सनल सेंस ऑफ वैल्यूज़, इकदार जिसे कि हम कहते हैं वैल्यूज़। तो ये सारी जो अच्छी बुरी बातें जिन्हें हम कहते हैं जी, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या अच्छा समझा जाता है, क्या बुरा समझा जाता है, ये सारी इकदार होती हैं, ठीक है। तो लिसनर के अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज, ओपिनियंस, बिलीव्स, तो ये सारी चीज़ें इनकी बेस पे वो आपकी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है। देखें, अगर कोई सामने खड़ा होकर ऐसी बात करेगा जिस को जो है वो आप मानते नहीं हैं, जिससे आप एग्री नहीं करते, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा उसको हज़म करना या कन्विंस होना आसानी के साथ, अगर उसके पास दलाइल उतने मजबूत नहीं, अगर हैं भी तब भी कभी कभी ऑडियंस नहीं मानती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो कोशिश करें कि ऐसे दलाइल, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी एग्जांपल्स अपनी प्रेजेंटेशन में रखें, अपने मैसेज में रखें कि जो जिसके साथ सब रिलेट कर पाएँ, जिसको सब सोच पाएँ, जिसको सब एक्सपीरियंस कर चुके हों, ठीक है। तो ये बड़ा जो है वो एक अच्छा आइडिया है अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। Reaction. The audience's reaction and success of the presentation will largely depend upon whether the presenter's message was effectively communicated. अब रिएक्शन क्या है जी, कि जो ऑडियंस का रिएक्शन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिएक्शन ऑडियंस का अच्छा नहीं है, वो अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हैं, आप ओरली प्रेजेंट कर रहे हैं अपना टॉपिक, लेकिन जो ऑडियंस है वो सो रही है या वो बोर हो रही है आपके उससे प्रेजेंटेशन से, तो फिर क्या है कि मतलब इसका क्या है कि आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं रही, उनको आप इन्वॉल्व करने में नाकाम रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट नहीं था या बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नहीं थी, या आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, आपको टाइम का नहीं पता था, आपने कहा आधा घंटा लूँगा, ले आपने 1.5 घंटा लिया, तो उसमें देखें कि ये कितना डिफरेंस है, सही है। एंड सक्सेस ऑफ द प्रेजेंटेशन विल लार्जली डिपेंड अपॉन वेदर द प्रेजेंटर्स मैसेज वॉज इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें हैं, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, उसमें आपको जो है वो उस तरह से बात करना कि जो ऑडियंस है वो उसके साथ रिलेट कर पाए, उनके प्रीवियस नॉलेज, एक्सपीरियंस, ओपिनियंस, बिलीव्स जो भी हैं उससे वो रिलेट करता हो जो भी आपका मैसेज है या प्रेजेंटेशन है। सो ऑल ऑफ दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू गेट द मैसेज थ्रू। अच्छा, फिर मेथड। अब मेथड में क्या है कि प्रेजेंटेशंस आर यूजुअली डिलीवर्ड डायरेक्ट टू एन ऑडियंस, हाउएवर टुडे दे आर डिलीवर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ओवर द इंटरनेट यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो मेथड क्या है जी, आप किस तरह से अपना पैगाम या मैसेज जो है वो पहुंचा रहे हैं ऑडियंस तक, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग रियली इम्पोर्टेंट टू बी पॉइंटेड अपॉन, और इसको इस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि हम कौन से मीडियम को इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से चैनल को इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम जो है अपना मैसेज वो ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। तो आजकल क्या है
कि इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इस तरह की जो है मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं और फिर उसमें मैसेज पहुंचाया जाता है। इम्पेडिमेंट्स, अब जो इसमें रुकावटें हैं वो कौन कौन सी हैं जो आपकी इफ़ेक्टिवनेस को वो कर सकती हैं इन्फ्लुएंस, ठीक है, कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है या जो कम्युनिकेशन है उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, तो उसमें जो रुकावटें आ सकती हैं या जो उसको कम कर सकती हैं तो वो क्या हैं। मैनी फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मैसेज टू द ऑडियंस, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड नॉइज़ और अदर डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शंस तो होनी नहीं चाहिए कि उसमें कोई इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस हों, कोई नॉइज़ हो कि जो ऑडियंस है वो आपको या आप पर ध्यान रखने के बजाय वो इधर उधर देखना शुरू कर दे या इधर उधर जो है वो डिफरेंट साउंड्स को सुनना शुरू कर दे। तो आपने कोशिश करनी है कि क्वाइट प्लेस और इस तरह की उसमें बैठे सेटिंग में कि आपकी ऑडियंस फुली अवेयर हो और फुली कंसंट्रेट कर सके आपके टॉपिक पे और आपकी तरफ। एन ओवरली वार्म और कूल रूम, जी ये भी डिस्ट्रैक्ट भी करता है और ये जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है बहुत बुरी तरह से इफेक्टिवनेस आपके मैसेज की। कैसे कि आप जो है वो एक ऐसे रूम में बैठे हैं कि जहाँ पे उनको गर्मी लग रही है, पसीने छूट रहे हैं, या ऐसे में जहाँ पे उनको सर्दी लग रही है, तो दोनों तरह से अच्छा नहीं है। एक नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ पे आपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना है। और द टाइम ऑफ डे एंड स्टेट ऑफ ऑडियंस अलर्टनेस कैन ऑल इन्फ्लुएंस योर ऑडियंसेस लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। टाइम ऑफ डे क्या है जी, दिन का कौन सा वक्त है, क्या रात को आपने बहुत मीटिंग रख ली है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रख ली है, तो ये चीज़ आपने देखनी है कि वो जो ऑडियंस है वो उनके यहाँ, या अगर फॉर एग्जांपल फॉरेन ऑडियंस है तो उसमें आपने फिर वो टाइम भी मैच करना होता है कि आपकी कंट्री का क्या टाइम है और उनकी कंट्री का क्या टाइम है। लेकिन वैसे भी टाइम ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए कि बहुत सुबह भी नहीं बुलाना, बहुत रात को भी नहीं बुलाना और शाम को भी कोशिश करनी है कि ना बुलाएं, बल्कि दरमियान वाले किसी टाइम पे बुलाएं जहाँ पे वो लंच से फ़ारिग हो चुके हों। अगर कोई और उनका कोई मसरूफियत होती है या कोई इस तरह की चीज़ होती है आपकी स्पेशल जो ऑडियंस है उसके लिए कोई इस तरह का काम वो करते हैं या उस दौरान उनके कोई और एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें फिर आपने अपने स्केड्यूल में उसको रखना है, ठीक है, जहन में रखना है अपने माइंड में भी। एंड स्टेट ऑफ ऑडियंस अलर्टनेस, ये वही बात है कि अगर वो बोर हो रहे हैं, उनकी अलर्टनेस इतनी नहीं रही, वो उनकी कंसंट्रेशन नहीं रही, वो बोर हो रहे हैं किसी भी वजह से, वो जो है वो अलर्ट नहीं है पूरी तरह, ठीक है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि आपका जो टाइम स्पैन है वो बहुत लंबा हो जाए प्रेजेंटेशन का, तो उसकी वजह से उनकी कंसंट्रेशन जो है लेवल वो बहुत डिक्रीज़ कर जाता है। एज प्रेजेंटर यू हैव टू बी प्रिपेयर टू कोप विद एनी सच प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू कीप योर ऑडियंस फोकस्ड ऑन योर मैसेज। तो देखें एज प्रेजेंटर आप फिर कोशिश करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई चेयर पे बैठा और गिर गया, आवाज़ आई, ठीक है, थोड़ा सा हंसे लोग, फिर वापस आपने बुलाना होता है कि जी अभी जो है ये वापस टॉपिक पे आ जाएं, या उससे रिलेटेड अगर आपको कोई बात उस तरह आ रही है जो टॉपिक से भी रिलेट कर रही है और उस इंसिडेंट से भी रिलेट कर रही हो, तो वो भी आपने बता देनी है, तो उससे और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, और वो हंसेंगे भी थोड़ा और दोबारा वापस खुद ही टॉपिक पे आ जाएंगे। तो आपने नॉइज़, कोई भी इस तरह की डिस्ट्रैक्शन जो है उससे उनको हटाना है, और या उसको हटाना है डिस्ट्रैक्शन को, या अगर डिस्ट्रैक्शन को नहीं हटा सकते तो एटलीस्ट ऑडियंस का जो कंसंट्रेशन है उसको आपने वापस अपनी तरफ खींच के लाना है किसी भी तरह, ठीक है, क्या वो जोक हो कोई बीच में, या कोई मज़े की बात हो, या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो अपना, या स्टोरी कोई आपने बतानी हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है एज अ प्रेजेंटर कि आप जो अपनी ऑडियंस है उसको अपनी तरफ मुतवज्जे कर पाएँ। मैसेज, अब मैसेज भी ज़ाहिर है इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और मैसेज भी आपके पास नहीं होगा तो आप क्या करेंगे प्रेजेंट। आप अगर वैसे गपशप लगाने आए तो फिर प्रेजेंटेशन का क्या मकसद, और फॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, द मैसेज और मैसेजेस आर डिलीवर्ड बाय द प्रेजेंटर टू द ऑडियंस। कुछ चीज़ें इसमें से आपने फिर क्या करना चाहिए जो मैंने अभी पिछले एलिमेंट्स में बताई, वो आपने रिलेट खुद करनी है कि कैसे क्लासरूम में, या कैसे बिजनेस मीटिंग में, या कैसे डिफरेंट सेटिंग्स में ये अप्लाई होंगी। क्योंकि शुरू में मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि क्लासरूम में कैसे होगा, तो बाकी चीज़ें आप खुद अप्लाई कर सकते हैं कि हर जगह पर वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हर जगह पर उनका एक रोल और एक फंक्शन है। तो सारी जगहों पर ये एलिमेंट्स हैं प्रेजेंटेशन के, ये हर जगह ज़रूरी हैं। अच्छा, मैसेज, द मैसेज और मैसेजेस आर डिलीवर्ड बाय द प्रेजेंटर टू द audience. The message is delivered not just by spoken word verbal communication but can be augmented by techniques such as voice projection, body language, gestures, eye contact, non-verbal communication and visual aids. तो देखें कि अब मैसेज या मैसेजेस जो हैं वो प्रेजेंटर की तरफ से ऑडियंस की तरफ
जो है वो कन्वे किए जाते हैं, डिलीवर किए जाते हैं। द मैसेज इज़ डिलीवर्ड नॉट जस्ट बाय स्पोकन वर्ड, ना सिर्फ ये बोल के मैसेज अपना बताया जाता है, समझाया जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन, बट कैन बी ऑगमेंटेड बाय टेक्निक्स सच एज वॉइस प्रोजेक्शन। लेकिन इसको साथ किसके मिलाया जा सकता है? वॉइस प्रोजेक्शन के साथ, कि जी आप अपने कोई वॉइस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल एड्स। तो इसमें देखें कि ये जो है इसके साथ किसके साथ मिलाया जा सकता है? बॉडी लैंग्वेज के साथ, जेस्चर्स के साथ, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट, तो ये भी इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी इसका हिस्सा है और ये भी मैसेज में आ सकती हैं, और साथ विजुअल एड्स भी हैं, ठीक है, कि आप जो है वो चार्ट्स या वो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की पीछे, उनका इस्तेमाल करते हैं अपने मैसेज को अच्छे से डिलीवर करने के लिए। अब ये जी WB यीट्स, विलियम बटलर यीट्स जो हैं, ये भी एक बहुत ही जाने पहचाने लिटरेरी फिगर हैं, लिटरेचर में इनका भी बहुत बड़ा काम है, इंग्लिश लिटरेचर में स्पेशली। और ये क्या कहते हैं कि आई ऑलवेज थिंक अ ग्रेट स्पीकर कन्विंसेस अस नॉट बाय फोर्स ऑफ रीजनिंग बट बिकॉज ही इज़ विजिबली एंजॉइंग द बिलीव्स ही वांट्स अस टू एक्सेप्ट। अब देखें, हम जब भी एक स्पीकर को परखते हैं, हम उसके बारे में एक ख्याल जो है वो रख रहे होते हैं, अपने जहन में बना रहे होते हैं, एक ऑडियंस जब हम होते हैं, ठीक है, या ऑडियंस कोई भी हो, तो वो स्पीकर या प्रेजेंटर के बारे में क्या कर रही होती है? एक ओपिनियन बना रही होती है अपना, कि अच्छा स्पीकर है, बुरा स्पीकर है, इसको ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये अच्छा है बहुत ज़्यादा या बुरा है। तो देखें कि वो हमें कन्विंस इससे नहीं करता बाय फोर्स ऑफ रीजनिंग। अगर मैं आपको इधर दलाइल देना शुरू करूँ, आर्गूमेंट्स करूँ, तो उस तरह शायद इतने अच्छे से विलियम बटलर यीट्स या WB यीट्स के मुताबिक, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि मेरे मुताबिक जो है वो रीजनिंग से, दलाइल से, ठीक है, वो जो है वो लॉजिक से इतना ज़्यादा आप ऑडियंस को वो नहीं करते कन्विंस, बट बिकॉज ही इज़ विजिबली एंजॉइंग द बिलीव्स ही वांट्स अस टू एक्सेप्ट। लेकिन वो देखने में अगर वो लग रहा है कि वो वाकई में उसको एंजॉय कर रहा है, जो वो बात कर रहा है, जो वो मैसेज पहुंचा रहा है हमारे तक, वो खुद उसको कर रहा है अमल, और उसको जो है उसमें एंजॉयमेंट मिल रही है, वो मज़े से वो काम कर रहा है, तो फिर क्या है कि हमें आसानी होती है उसको समझने में, क्योंकि इमोशन अटैच हो जाती है। जब इमोशन अटैच हो जाती है किसी भी चीज़ के साथ, ये मैं आपको बड़ा जनरली भी बड़े मज़े की बात बताऊं कि जनरल लाइफ में भी अगर आपने इमोशन को अटैच कर दिया अपने मैसेज में, तो वो बहुत ज़्यादा असर रखता है, बजाय इसके कि आप जो है वो रीजनिंग दे रहे हैं, दलाइल कर रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ डिबेट कर रहे हैं, उसको बहस मुबाहिसे के साथ या उसके ज़रिए समझाने की कोशिश करें। तो आप कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि इमोशन फैक्टर जो है ना उसको बीच में लाएं, तो बड़ा आसान हो जाता है किसी को भी मनाना। अब टॉप 10 ग्लोबल फियर्स। अब इसमें देखें जी, पब्लिक स्पीकिंग, अगर राइट साइड पे आप देखें, ये जो सारे कलर्स के साथ लिखे हुए हैं, पब्लिक स्पीकिंग, डेथ, स्पाइडर्स, बग्स, हाइट्स, सोशल सिचुएशंस, फ्लाइंग, ओपन स्पेसेस, स्टॉर्म्स, स्मॉल स्पेसेस। तो ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं कि जिनसे डर लगता है लोगों को। पब्लिक स्पीकिंग सबसे ज़्यादा है, तो देखें कि 19% जो है वो क्या है? पब्लिक स्पीकिंग। अब पब्लिक स्पीकिंग होना चाहिए कम, लेकिन सबसे मेन जो है वो क्या है? पब्लिक स्पीकिंग है। कितना इम्पोर्टेंट है ये, सही है। अब फिर डेथ है, फिर उसके बाद जो है वो स्पाइडर्स और बग्स है, फिर हाइट्स है, ठीक है, फिर सोशल सिचुएशंस। अब देखें हाइट्स भी चौथे नंबर पे है, फिर सोशल सिचुएशंस जो है जी, लोगों के साथ मिलना जुलना, उससे भी डर लगता है लोगों को, फ्लाइंग, उड़ने से, ठीक है, ओपन स्पेसेस, खुली जगहों से, बड़ी जगहों से डर लगता है लोगों को, स्टॉर्म्स, आंधी तूफान से डर, वो भी जो है वो किस नंबर पे है? 9वें नंबर पे है। और स्मॉल स्पेसेस, छोटी बहुत अगर जगह हो, उनसे भी लोगों को डर लगता है। तो देखें कि सबसे ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग से, लोगों के सामने बात करना। और ये देखेंगे आपके बड़े बड़े जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, जो कहते हैं जी हमें डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से और हम बड़े अच्छे से हर जगह परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो भी लोगों के सामने उनकी टांगें काँप रही होती हैं और वो जो है वो अच्छे से बात नहीं कर पाते, अच्छे से अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाते। तो ये टॉप 10 ग्लोबल फियर्स हैं, और उनमें देखें सबसे ऊपर कौन सा है? 19% कौन सा है? पब्लिक स्पीकिंग। बाकी भी आप देख सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो है वो बाकी कितने 13%, 16%, 12% इस तरह है, लेकिन सबसे ज़्यादा 19% क्या है? पब्लिक स्पीकिंग। और इससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल में ये बड़ा फियर है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता है लोगों के लिए पब्लिक स्पीकिंग करना। पोडियम पैनिक भी इसे कहते हैं जी, ये वही है कि आप सामने खड़ा होना और
प्रेजेंटेशन देना। फॉर सम पीपल द थॉट ऑफ गिविंग अ प्रेजेंटेशन इज मोर फ्राइटनिंग देन फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, स्नेक्स एंड इवन डेथ। देखें क्या लिखा हुआ है कि कुछ लोगों के लिए, और पीछे हमने देखा है कि टॉप 10 ग्लोबल फियर्स में डेथ भी है, मतलब मौत से भी इतना डर उनको नहीं लगता। कितना इंटरेस्टिंग है ये, देखें कि मौत से भी उनको इतना डर नहीं लगता जितना उनको लोगों के सामने बात करने से लगता है। वो कहते हैं जी हम मर जाएंगे लेकिन ये नहीं करेंगे। तो थॉट ऑफ गिविंग अ प्रेजेंटेशन इज मोर फ्राइटनिंग देन फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ, कि आप एक छोटी सी गिर गए। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ठीक है, माशी जो मसाइल हैं वो भी आ जाएं तो तब भी इतना डर नहीं लगता बंदे को। स्नेक्स, सांपों से भी, एंड इवन डेथ, और होता है कि मौत से भी इतना डर नहीं लगता जितना लोगों के सामने बात करने से। There are two types of speakers, those that are nervous and those that are liars. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क ट्वेन की जी वो है, कोट है इनका, कि दो ही तरह के, दो ही टाइप्स के, दो ही अक़साम के बोलने वाले होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, ठीक है। और उनमें जो है वो कौन से हैं? दोज दैट आर नर्वस एंड दोज दैट आर लायर्स। तो ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नर्वस होते हैं, जो डरते हैं, ठीक है, सामने आने से, लोगों के सामने बोलने से, एंड दोज दैट आर लायर्स। और दूसरे वो हैं, दूसरा ग्रुप वो है जो झूठ बोलता है। अब क्या मतलब है इसका, कि लगता डर सबको है, कुछ जो है वो नर्वस होते हैं और वो कह देते हैं कि हम नर्वस हैं, या उनको देख के पता चल जाता है, और कुछ झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें जो है वो नर्वसनेस फील नहीं हो रही, हम नर्वस नहीं हैं, लेकिन वो होते हैं नर्वस। तो देखें कि मतलब इसका ये है कि ये होता हर किसी को है डर। अब देखें ना, अगर 10 बंदों के सामने एक बंदा बोल रहा है और आप उसके सामने 100 बंदे ला के रख देते हैं, तो वो ऑफकोर्स उसका फेयर तो होगा ना, कॉन्फिडेंस लेवल में कमी तो आएगी। इसी तरह 1000 ले आएँ, लाख ले आएँ, करोड़ ले आएँ, तो ये जितने लोग ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। जिस तरह आजकल देखें कि करोड़ भी हो सकता है या लाखों लोगों के सामने बंदा बोल रहा होता है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फॉर एग्जांपल हो सकता है। तो ये चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज़ देखें कि हम जब नर्वस होते हैं तो हम उसको कैसे टैकल करते हैं और कैसे उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने ये चीज़ देखी है पर्सनली, कि लोग जो है वो जब ये कहते हैं कि हम नर्वस हैं, या वो बताते हैं ख़ुद कि जी मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, या मैं थोड़ा डरा डरा फील कर रहा हूँ, मैंने कभी ऐसे नहीं किया, इतने लोगों के सामने मैंने नहीं बोला, तो उससे क्या होता है कि उसकी नर्वसनेस कम हो जाती है। मैंने ये अक्सर जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में जो परफॉर्मेंसेस होती हैं बहुत बड़े बड़े लेवल पे, अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, या ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट में, तो उसमें जो है इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो वहाँ पे वो जो लोग आते हैं परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मर्स, वो जब कहते हैं कि वी आर फीलिंग नर्वस, और वो पूछते भी हैं जजेस के आर यू फीलिंग नर्वस, और वो जब कहते हैं कि वी आर फीलिंग नर्वस, तो उससे क्या होता है कि वो जो है उनकी नर्वसनेस काफ़ी कम हो जाती है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस वो बाद में करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि हर कोई नर्वस होता है किसी न किसी लेवल पे, लेकिन कुछ लोग मानते हैं इस बात को, कुछ लोग शो हो जाती है कुछ की नर्वसनेस, लेकिन कुछ की नहीं होती, और वो झूठे होते हैं या झूठ बोल रहे होते हैं अगर वो कहते हैं कि हम नहीं होते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी असर्ट माई फर्म बिलीफ। अब ये किसका है जी? फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। तो ये क्या कहते हैं जी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी असर्ट माई फर्म बिलीफ दैट द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। अगर आपको डर से डर लगना शुरू हो जाए तो आपके लिए मुश्किल ही सारी आसान हो जाए। तो लेट मी असर्ट का क्या मतलब है? लेट मी से, कि मेरा जो पुख्ता ईमान या यकीन है कि सो फर्स्ट ऑफ ऑल का तो आपको पता होगा कि सबसे पहले मुझे ये बात कहने दें, मुझे ये अपने पुख्ता यकीन के बारे में बात कहने दें कि जो एक चीज़ जिससे हमें डरना चाहिए वो क्या है? डर खुद। और डर खुद जो है उससे हमें डरना चाहिए, मतलब हमें डर से डरना चाहिए कि डरना हमने नहीं है, हमने घबराना नहीं है लोगों के सामने, और हमने कोशिश करनी है कि हम लोगों के सामने इसी तरह बात करें जिस तरह हम आम लोगों से बात करते हैं या वैसे अपने दोस्तों से बात करते हैं। तो आपने ये चीज़ जहन में जब होती है आपके कि ये भी आम लोग हैं, मेरी तरह ही लोग हैं, इनको भी इतना कुछ इतना ख़ास नहीं पता, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये सारी आप अंदर तक समझते हैं। एक तो होता है ना, हम कहने में कहते हैं जी सभी, कोई भी परफेक्ट नहीं है और इस तरह, लेकिन जब आप अंदर तक ये चीज़ें समझते हैं, आपके एक्सपीरियंस में ये चीज़ें होती हैं, तो फिर आपके लिए गपशप होती है, आपके लिए इतना मसला नहीं होता लोगों के सामने बोलना। लेकिन अगेन वही बात, उससे मैं एग्री करूँगा कुछ हद तक मार्क ट्वेन की, कि नर्वसनेस भी एक हद होती है कि जहाँ पे आपको फील होती है। डील पोडियम पैनिक। अब कैसे आपने डील करना है जी? पोडियम पैनिक अगर आपको होता है तो कैसे आपने डील करना है? हमने पीछे देखा है कि होता है, ठीक है। तो अगर हो रहा है पोडियम पैनिक, सामने पोडियम होता है ना जो थोड़ी ऊंची जगह होती है, या जैसे स्टेज भी कहते हैं, तो उसके या पोडियम के ऊपर खड़ा होके जो पैनिक हम करते हैं, जो हमें डर लग रहा होता है, ठीक है, तो उसके साथ कैसे डील करना है? ऑडियंसेस आर फॉरगिविंग।
अब ये चीज़ याद रखें कि ऑडियंस जो होती है, जो देखने वाले हैं वो या सुनने वाले हैं, सामने बैठे हुए हैं जो, तो उनको जब वो वहाँ से निकलेंगे उनको याद भी नहीं रहना कि क्या क्या आप गलतियाँ कर रहे थे, क्या क्या आपको जो है, अगर आपने ज़्यादा उसको ना कर दिया कहीं, ठीक है। तो ऑडियंसेस जो है वो, अगर आपका ये बिलीफ हो पहले से ही कि वो माफ़ करने वाले होते हैं, वो इतनी ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं रखते, इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, तो फिर मसला नहीं होगा आपके लिए। नर्वसनेस इज़ यूजली इनविजिबल, नर्वसनेस जो है आमतौर पे दिखाई नहीं देती। तो जब आप बात कर रहे थे, बेशक आप डर भी रहे हो, अगर कांप रही है आवाज़ या टांगें कांप रही हैं तो फिर तो नज़र आता है, ठीक है, कुछ ना कुछ। लेकिन वैसे अगर आप नर्वस अंदर से फील कर भी रहे हैं, डर फील कर भी रहे हैं, तो तब भी वो इस तरह नज़र नहीं आती। बी योर सेल्फ, आपने ये नहीं करना कि यू ट्राई टू बी समवन एल्स एंड यू आर समवन एल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्टिंग करें वहाँ पे जाके, तो आपने खुद रहना है, अपने आप को वही रखना है जो आप हैं। तो इससे क्या होगा कि आप एक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो आपके जो है नर्वसनेस में भी बहुत कमी आएगी। प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। अब डीप ब्रीथिंग क्या है जी? ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग का ये मतलब है कि हम वैसे जो है वो चेस्ट से ले रहे होते हैं सांस, और उसको बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं, जो डीप ब्रीदिंग है, कि आप जो है पेट से सांस लेते हैं और उससे ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है अंदर, ठीक है। कहते हैं कि 5-10 टाइम्स ज़्यादा जाती है ऑक्सीजन जो हम बेली ब्रीदिंग करते हैं या डीप ब्रीदिंग करते हैं, सही है। तो आपने देखा होगा योगा वगैरह में ये लोग कर रहे होते हैं डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन में, तो वो यही चीज़ होती है कि डीप ब्रीदिंग से जो है वो बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जाती है और उससे अच्छे तौर पे लोग फंक्शन करते हैं। बिगिन इन योर कंफर्ट जोन। शुरू जो है वो आपने टॉपिक को जब डील करना है उसके साथ, उस पर बात करनी है, तो आपने शुरू कहाँ से करना है? आपने उन चीज़ों से शुरू करना, उन एस्पेक्ट्स पे बात करनी है जो, जिनमें आप माहिर हैं या जिन पे आपको अच्छे से बात करनी आती है। तो आपने कोशिश करनी है कि वहाँ से शुरू करें, ठीक है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उन एस्पेक्ट्स को पहले छेड़ें, उन चीज़ों पे बात करें जो आप जिसमें माहिर हैं या जो आपको अच्छे से करना आती हैं, और फिर आगे दूसरे पॉइंट्स या दूसरे एस्पेक्ट्स पे जाएं। तो इससे ये होगा कि आप शुरू में अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ उसको प्रेजेंट कर रहे होंगे, और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है नर्वसनेस कम हो जाती है, और उनके साथ चूँकि रेपो भी बिल्ड हो जाती है, उनके साथ वो ताल्लुक़ कायम हो जाता है, रिलेशन बन जाता है ऑडियंस के साथ, एंड देन इट्स मच ईजियर, ठीक है, टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ इवन अ बिगर ऑडियंस। अच्छा, नेक्स्ट है आई कांटेक्ट। अब देखें, इसमें पहला पॉइंट है नेवर लेट देम आउट ऑफ योर साइट। आपने सब पे जो है वो कोशिश करनी है कि हल्की हल्की नज़र रखें। कि ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा, फिर तो मुश्किल है, लेकिन वैसे आपने कोशिश करनी है कि सब तरफ़ों पे, सब अतराफ़ देखें, हर जगह पे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी तरफ देखें, ताकि वो ये समझें कि हमारे से ये मुखातिब है, हमें देख रहे हैं। लुकिंग देम इन द आई मेक्स देम फील दैट दे आर इन्फ्लुएंसिंग व्हाट यू से। अगर आप उनको देख रहे हैं, आई कांटेक्ट आपका बन रहा है उनके साथ, तो उससे उनको क्या फ़ील होता है कि वो जो है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, ठीक है। मतलब वो भी इन्वॉल्व हैं इस एक्टिविटी में, ये सिर्फ आप बोल नहीं रहे होते, बल्कि वो भी आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं इस एक्टिविटी में, और वो भी कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे होते हैं। आई कॉन्टेक्ट अलाउज द प्रेजेंटेशन टू अप्रॉक्सीमेट कन्वर्सेशन, द ऑडियंस फील्स मच मोर इन्वॉल्व। तो क्या होता है जी आई कॉन्टेक्ट से, कि इससे प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी बन जाती है कि ऑडियंस बहुत इन्वॉल्व्ड फील करती है, और उसको लगता है कि हम भी इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा हैं, जैसे कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया। तो ये अप्रॉक्सीमेट कन्वर्सेशन का भी यही मतलब है कि आई कांटेक्ट से जो वो है, कुर्बत है दो प्रेजेंटर और ऑडियंस के दरमियान, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उनको लगता है कि वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व और वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटर सिर्फ नहीं बोल रहा, बल्कि हम भी इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज में नो नोज़ क्या हैं जी, क्या चीज़ें आपने नहीं करनी? लीन ऑन और ग्रिप द पोडियम। ये अगर सामने आपके रोस्ट्रम या जिसे डेस कहते हैं वो पड़ा हुआ है, तो आपने उसको जो है वो उस पर लेटना नहीं है, उसको पकड़ना नहीं है, ठीक है। या पोडियम पे, पोडियम वैसे थोड़ी सी स्टेज होती है जो थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है सामने किसी भी हॉल में या इस तरह की जगह पे जहाँ पे आप प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि उसके साथ ज़्यादा इंटीमेट नहीं होना। रॉक और स्वे इन प्लेस जी, इधर उधर जाना वो भी आपने ज़्यादा नहीं करना, या एक जगह पे खड़ा रहना वो भी आपने नहीं करना। स्टैंड इमोबाइल, ये वही मतलब है कि बिल्कुल साकत नहीं खड़ा होना एक ही जगह पे, बल्कि थोड़ी बहुत मूवमेंट रखनी है। बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि आप एक ही जगह पे खड़े हैं, बिल्कुल एक्सप्रेशंस भी कुछ नहीं है, बॉडी लैंग्वेज भी कुछ नहीं है, तो वो भी बहुत जो है वो बुरी तरह से असर करती है आपकी प्रेजेंटेशन पे।
यूज़ अ सिंगल जेस्चर रिपीटेडली, एक ही इशारा या एक ही जेस्चर आपने यूज़ नहीं करना अपनी प्रेजेंटेशन में, क्योंकि उससे बहुत बोरिंग हो जाता है और वो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम रह जाती है आपके साथ, और वो उस तरह से फिर नहीं सुन पाते, बोरिंग हो जाती है आपकी पूरी प्रेजेंटेशन। एग्जामिन और बाइट योर फिंगर नेल्स, ये वहाँ पे तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ वहाँ आपकी निगाह जाए ही ना। तो आपने सारा जो अपना फोकस है, अटेंशन है, वो ऑडियंस पे रखनी है, उनको देखना है एज अ प्रेजेंटर, ठीक है। और कोशिश करनी है कि उनके साथ आई कांटेक्ट बनाएं, ताकि वो भी आपको देखें वापस और इन्वॉल्व हों उस एक्टिविटी में जो वहाँ पे हो रही होती है, और वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है उसमें दोनों फ्रीकैन या दोनों जो पार्टीज़ हैं उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना और एक दूसरे के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो जो मैसेज है वो पूरी तरह से कन्वे हो। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से जी नो नोज़ हैं? क्रॉस योर आर्म्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, जी ये जो है वो क्लोज पोस्चर समझा जाता है, और अगर आप अपने जो है आर्म्स या बाजू अपने चेस्ट के सामने बांधते हैं तो इससे जो है वो क्या इम्प्रेशन जाता है कि ये जो है ओपन नहीं है बंदा, मतलब कि ये सुनना नहीं चाहता, ये सिर्फ बताता है अपनी बात। और ये भी एक नो है, ये भी आपके प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, एज ऑडियंस भी और एज प्रेजेंटर भी। यूज़ ऑब्वियसली प्रैक्टिस्ड और स्टिल्टेड जेस्चर्स, ऐसे भी आपने जेस्चर्स या ऐसे इशारे भी प्रैक्टिस नहीं करने, जो ऐसे इशारे भी आपने वहाँ पे नहीं यूज़ करने जो आम बहुत ही जो है वैसे ही जा रहे हैं कहीं पे, इशारे जो है उनकी कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं है, या वो किसी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर रहे। च्यू गम और ईट कैंडी, तो ये भी आपको वैसे भी पता होगा कि आपने इन चीज़ों से बचना है कि आप कोई चीज़ उस वक्त खा रहे हो। क्लिक और टैप योर पेन, पेंसिल और पॉइंटर, ये भी एक मसला है बहुत बड़ा जो हम प्रेजेंटेशन के दौरान कर रहे होते हैं कुछ लोग, या ऑडियंस में भी हो रहा होता है। तो ऑडियंस को भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, और प्रेजेंटर को तो करना ही चाहिए कि कोई भी उसके हाथ में इस तरह की चीज़ ना हो जिसके साथ वो खेल रहा हो, कोई पेन ना हो, पेंसिल ना हो या पॉइंटर ना हो। तो इस तरह की चीज़ों से क्या होता है कि ऑडियंस का मेन चीज़ क्या है इसमें, अटेंशन या अवेयरनेस, तो वो अलर्टनेस जो है वो नहीं रहती। अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है, आप उसके साथ खेल रहे हैं या बार बार देख रहे हैं अपने हाथों की तरफ या इस तरह, तो उससे क्या होगा कि उससे जो ऑडियंस है उसका ध्यान सारा उस तरफ चला जाता है, और वो आधे से ज़्यादा लोग उधर देख रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ऐसी डिस्ट्रैक्शंस, जैसा कि हमने शुरू में बात की, तो वो नहीं होनी चाहिए आपके प्रेजेंटेशन में, और आपने उसका कम से कम यूज़ करना है इस तरह की चीज़ों का। अच्छा, और क्या है जी, लेन इनटू द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में बहुत पास आके भी आपने नहीं बोलना, क्योंकि उससे क्या होता है वो आपके सांस की आवाज़ भी बीच में आती है और वो अच्छे से सुन नहीं पाते, ठीक है। डिस्टॉर्शन होती है बहुत ज़्यादा वॉइस में, नॉइज़ क्रिएट होता है उससे। शफल योर नोट्स अननेसेसरली, आपने अपने नोट्स अगर आपके पास हैं उससे आप देख रहे हैं तो आप वैसे ये ना करें कि जी आप बात उधर कर रहे हैं और साथ नोट्स वैसे आगे पीछे किए जा रहे हैं बगैर किसी ज़रूरत के। एक तो है ना कि ज़रूरत है आपको, अब आगे पढ़ रहे हैं और फिर कर रहे हैं, लेकिन वैसे आपने नहीं करना। टाइटन योर टाई और अदरवाइज प्ले विद योर क्लोथिंग, इसमें क्या है जी कि आप वही बात जो मैंने शुरू में की कि आपने कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके हाथ में या जिसके साथ आप खेल रहे हों, चाहे वो टाई हो या आपके कपड़े हों, तो उनके साथ ज़्यादा आपने नहीं छेड़ना, बल्कि आपने पूरी टेंशन कोशिश करना है कि आपकी ऑडियंस पे हो। क्रैक योर नकल्स, ये जो हम करते हैं जी, क्या कहते हैं, हाथों से हम जो पटाखे भी कहते हैं इनको निकालते हैं, और इनको जो है वो हाथों के साथ खेलना बेसिकली, वो भी हमने नहीं करना। अच्छा, जंगल चेंज और की इन योर पॉकेट, तो एक तो बात ये है कि पॉकेट में हाथ डालना ही नहीं होता, और अगर आपने हाथ पॉकेट्स में रखे भी हुए हैं तो उसमें अगर चेंज है या कीज़ हैं या कॉइन्स हैं तो उनकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपकी पॉकेट से। कंसिडर, अब क्या क्या आपने कंसिडर करना है, किन किन चीज़ों पे आपने गौर करना है। कंट्रोलिंग योर एनवायरनमेंट एंड हैंडलिंग प्रेशर, तो प्रैक्टिस यूजिंग एनी इक्विपमेंट, पहले तो कोशिश करें कि डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट, डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स के साथ आपका एक्सपीरियंस हो, आपको ये बात पता हो कि जी मैंने जो है वो ट्रांसपेरेंसीज़ का कैसे इस्तेमाल करना है, मैंने चार्ट्स का किस तरह यूज़ करना है, पीपीटीज़ का कैसे यूज़ करना है, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का। इसी तरह मैंने जो है वो अगर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो मैंने किन टूल्स का यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पहले से पता कब होंगी, जब आपका इसके साथ एक्सपीरियंस होगा, जब आपने यूज़ की होंगी ये पहले। प्लान बी इफ़ टेक्नोलॉजी फेल्स यू, जी क्या है जी, पीपीटी फॉर्मेट्स। अब दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास अगर
प्लान बी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, आप गए प्रेजेंटेशन देने और आपकी प्रेजेंटेशन है जो आपने प्रेजेंट करना है वहाँ पे प्रोजेक्टर पे, या आपने प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं, ठीक है, पावर पॉइंट को यूज़ करके, तो वहाँ पे लाइट चली गई। अब इसका क्या है कि वहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में वो होना चाहिए, ताकि आपके पास पेजेस हों जहाँ से आप देख के अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर पाएँ किसी हालत में भी। वरना क्या होगा कि वो सारी प्रेजेंटेशन जो है वो अधूरी रह जाएगी वैसे ही, और आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। पेस योर सेल्फ। मोस्ट पीपल स्पीक टू फास्ट इफ नर्वस। पेस योर सेल्फ का क्या मतलब है कि आपने ऑडियंस के हिसाब से आगे जाना है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि ज़्यादा तेज़ ना हो आपकी जो स्पीड है बोलने की। उससे क्या होता है कि अगर आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं तो इसका एक मतलब ये होता है कि आपको बहुत जल्दी है, आप कहने जल्दी जल्दी किसी तरह ख़त्म हो, नर्वस हैं आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इससे भी आपने बचना है। द मोर यू प्रैक्टिस एंड रन थ्रू इट द मोर नेचुरल इट बिकम्स। जी, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप बार बार उन चीज़ों को देखेंगे अपने मटेरियल्स को, उतना आपके लिए आसान बन जाएगा, उतना नेचुरली आपको वो चीज़ें आएंगी, आपके जहन में आएंगी और आप कर पाएंगे। यूज़ क्रिप कार्ड्स विद ब्रीफ नोट्स इफ़ यू नीड टू रिमेंबर लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो क्रिप कार्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जी। वो छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं जिनको देख के आप, जिस तरह स्लाइड्स होती हैं और कुछ उसमें बुलेट पॉइंट्स होते हैं, तो इसी तरह क्रिप कार्ड्स पे भी ब्रीफ नोट्स होते हैं जिनको देख के आपके जहन में चीज़ें आ जाती हैं और आप उनके बारे में बोलना शुरू हो जाते हैं। तो ये अगर आपको एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन को याद रखना है तो आप क्रिप कार्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस अंडर प्रेशर। अब प्रैक्टिस अंडर प्रेशर का क्या मतलब है कि आप डिफरेंट सिचुएशंस में जहाँ पे प्रेशराइज आपको किया जा रहा हो, आप वहाँ पे भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिफरेंट सिचुएशंस में आपको बैठना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, ओरली बोलना पड़ेगा। डीप ब्रीथिंग, अगेन यहाँ पे डीप ब्रीदिंग लिखा हुआ है कि आपने जो है वो डीप ब्रीदिंग भी प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करनी है कि आप जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इनहेल करें, ताकि आपके लिए इस बारे में कोई मसला ना हो या इस हवाले से कोई मसला ना हो। तो आपका जो अपना फिज़िकल और मेंटल पीस है या कामनेस है या कंफर्ट है, वो बहुत ज़रूरी है वाइल प्रेजेंटिंग। अगर आपका इस तरह का कोई मसला आ रहा है, कहीं पे पेन हो रहा है या आपकी जो टेंशन है वो कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हैं, तो आप जाहिर है कि अच्छे तौर पे फिर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब डज़ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस फॉर माय आंसर्स। अब ये हेनरी किसिंजर का जो है वो कोट है कि क्या किसी के पास मेरे आंसर्स के लिए कोई क्वेश्चंस हैं। तो अब देखिए, इसका मतलब ये है कि आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को, तो उसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, आपके हिसाब से वो क्या होते हैं, आंसर्स होते हैं। जो भी आपकी रिसर्च है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आप बयान कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे आप बात करते हैं, ज़ाहिर है, ठीक है, जो आपके हिसाब से ठीक है। तो उसकी जो आप उसके बारे में जब आप बात करते हैं तो फिर आप आखिर में ये सवाल भी करते हैं कि जी किसी का कोई क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जो करते हैं वो, तो उससे आप आंसर करके उनको अपनी बात की तरफ लाते हैं, कन्विंस करते हैं कि मेरे पॉइंट्स जो हैं वो ठीक थे। तो बेसिकली यही हम सब करते हैं एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन, और यही करना भी चाहिए कि आप क्वेश्चंस जो है वो पूछें कि अगर किसी का उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप आंसर करें और उनको क्लियर करें। क्वेश्चंस एंड आंसर्स, बिगिनिंग ऑफ अ होल न्यू इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या है जी कि ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो सेशन होता है, ये एक पूरी नई प्रेजेंटेशन शुरू करने की तरह है कि वहाँ से फिर एक नया हिस्सा शुरू हो जाता है प्रेजेंटेशन का। दूसरा क्या है, अपॉर्चुनिटी टू मेक अ पॉइंट। यहाँ पे आपको वो मौका मिलता है कि जहाँ पे आप एक बात कर सकते हैं, एक पॉइंट पे जो है वो बोल सकते हैं। मोस्ट प्रेजेंटेशंस आर वन और लॉस्ट हियर। तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है और वो जब अपने ख्यालात का इजहार करती है ऑडियंस, वो बताते हैं आपको सामने से लोग कि ये जो आप कह रहे हैं ये तो बिल्कुल ही किसी काम की नहीं है, ठीक है, या आपने सही से रिसर्च नहीं की, या आपको तो पता ही नहीं है कुछ भी, आपके एक्सपीरियंस भी ठीक नहीं है, आपने इतना कुछ देखा ही नहीं हुआ। तो फिर क्या होता है कि आपको वहाँ पे अंदाज़ा होता है जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं और आप आंसर नहीं कर पाते, या आपको सही जवाब अगर पता नहीं भी है, या आप उतने ज़्यादा उन डिफरेंट सिचुएशंस में नहीं भी रहे हैं, तो फिर भी आपका जो टैकल करने का तरीका है क्वेश्चंस को, उनसे ऑडियंस अंदाज़ा लगाती है उससे कि आपको कितना उस पर अबूर हासिल है जो भी आपका टॉपिक है। ये इम्पोर्टेंट है जी। डोरोथी सन ऑफ क्या के मेक श्योर यू हैव फिनिश्ड स्पीकिंग बिफोर योर ऑडियंस हैज़ फिनिश्ड लिसनिंग।
तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने ये यकीनी बनाना है, ये मेक श्योर करना है कि आपने बोलना बंद कर दिया है या मुकम्मल कर लिया है उससे पहले कि जब ऑडियंस सुनना मुकम्मल किया है। क्या मतलब कि आपने जो है वो कोशिश करनी है कि आप ऑडियंस के सुनने के साथ अपने बोलने को मिलाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो है वो पहले ही सुनना ख़त्म कर दे और आप भी बोल रहे हों या आप बोल रहे हों, आपने बोलना मुकम्मल कर लिया लेकिन वो फिर भी जो है वो भी सुन रही है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो कितनी अलर्ट है। ये अलर्टनेस की तरफ ही अगैन हमें लेके जाता है ये पॉइंट। थैंक यू सो मच। ये आज की जो है वो वीडियो थी और इसमें देखें कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी इस हवाले से, टीचिंग मेथड के हवाले से आपको लगता है कि सजेशंस जो है वो आप मुझे दे सकते हैं कि आपको लगता है कि इसमें ये बेहतर हो सकता था या इस तरह से हमें बेहतर समझ आती, तो वो आपने सजेशंस भी देनी है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उनको बेहतर बना पाऊँ और अच्छे से इन पॉइंट्स को, इन टॉपिक्स को समझा पाऊँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।